तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी आज की वीडियो बिगनर्स फ्रेंडली होने वाली है। मतलब अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 1% का भी कोई नॉलेज नहीं है तो बस जरूरत है आपको इस वीडियो को देखने की, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कितना रिस्क है भी या नहीं, और इस रिस्क को कैसे मैनेज करें और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे निकालें। ये सब कुछ हम इसी एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसे म्यूचुअल फंड का छोटा क्रैश कोर्स भी कह सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर हाँ, अगर आप इस अकेली वीडियो को देख लेते हो तो आपको कुछ और भी देखने की या कुछ और भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपका डर भगा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि इसमें उनके पूरे पैसे डूब जाएंगे, ये कोई जुआ है। पर हम आपको बता दें कि जैसा प्रीवियस डाटा है उसके हिसाब से अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, मतलब हद से ज्यादा खराब, इतनी खराब कि अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तभी आपकी चप्पल टूट जाती है, बिस्किट जैसे ही चाय में डुबाते हो तभी वो टूट जाता है, जैसे ही सेल आती है वैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड में इशू आ जाता है। मतलब इतनी ज्यादा खराब कि जिसे भी आप पसंद करते हो वही आपको अपना भाई बना लेती है। अगर इतनी ज्यादा किस्मत भी खराब है तो भी 99% चांस है कि अगर आप अपने पैसे को 7 से 8 सालों के लिए इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपके 10% के रिटर्न तो कहीं नहीं जाते। ये तो आपको फिर भी मिल ही जाएंगे अगर आपकी किस्मत हद से ज्यादा खराब है, जो कि अगर आप एफडी से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न है। तो आई होप अब थोड़ा सा आप कंफर्टेबल जोन में आ गए होंगे। अब थोड़ी सी श्रद्धा सबूरी बना रखिए, अभी आप और भी बहुत सारी चीजें जानने वाले हो, वो भी बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में और एकदम इजी वे में। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी को भी म्यूचुअल फंड का पूरा चैप्टर पढ़ा भी लोगे। तो म्यूचुअल फंड जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें शेयरिंग होती है, जिस तरह से हम शेयरिंग कैब करते हैं, शेयरिंग में रूम लेते हैं, और उसी तरह से इसमें भी हमारे और आपके जैसे लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और हम और आपसे शेयरिंग किया गया पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाता है, जिन्हें हम एएमसी कहते हैं। उनके अंडर में बहुत सारे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होते हैं जो सालों से इसी काम में लगे होते हैं। वो हमारे पैसे को अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा रिटर्न ला कर देते हैं। इसके बदले वो बस हमसे छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बस ये सिंपल सी चीज है म्यूचुअल फंड, जिससे लोगों ने इतना बड़ा हवा बना रखा है। बस हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको अभी नहीं समझ आई होंगी। चलिए एक एक करके उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि मैंने शेयर मार्केट का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि पूरा पैसा तो ज्यादा शेयर मार्केट में ही है। तो मैंने शेयर मार्केट का नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। दरअसल म्यूचुअल फंड की हेल्प से सिर्फ आप शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट नहीं करते हो। म्यूचुअल फंड की हेल्प से आप गोल्ड भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हो, इवन कॉर्पोरेट बॉन्ड भी खरीद सकते हो, और आप चाहो तो सरकार को भी डेप्ट दे सकते हो। तब तो ये तो बहुत सही चीज हो गई मेरे भाई, क्योंकि अगर आप सरकार को डेप्ट दे रहे हो तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। पर वही प्रॉब्लम है कि जहाँ पर रिस्क कम होता है वहाँ पर रिटर्न भी कम होता है। बस इसीलिए ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में या फिर बोले तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है पर रिटर्न उससे बहुत ज्यादा है। पर आप उस रिस्क को भी बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो अगर आपको कुछ जरूरी बातें बताऊं जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, और अगर आपको लग रहा है कि मैं सच में आपको आसान भाषा में समझा पा रहा हूं तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे कहने पर हमें सपोर्ट करते हैं। खैर, अब बात करते हैं उस दूसरी बात की जो आपको गौर करनी चाहिए कि अगर हमें इन्वेस्ट शेयर मार्केट में ही करना है तो हम इतना घूम फिर के म्यूचुअल फंड के थ्रू वहां क्यों जाएं। हम चाहें तो डायरेक्टली भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका भी बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि इसके लिए आपको कंपनी बाय कंपनी, एक एक कंपनी का टेक्निकल समझना पड़ेगा, उसका फंडामेंटल समझना पड़ेगा, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। और इसके लिए लगता है बहुत सारा टाइम, जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप अपनी फैमिली को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, जॉब को लेकर नहीं कर पाओगे। पर अगर मान लो आप एक पल के लिए कर भी लेते हो और आप किसी तरह से इन्वेस्ट कर भी देते हो, पर फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कम ही रिटर्न्स मिलेंगे इन एक्सपर्ट्स की कंपैरिजन में। उसका रीजन भी बहुत सिंपल सा है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक रीजन तो यही है कि आपको आपका घर देखना है, लाइफ देखनी है, कारोबार देखना है, पर इनका क्या, इन एक्सपर्ट्स का तो घर भी यही है और कारोबार भी यही है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो 18 साल, 20 साल, 25 साल, इवन 30 साल या उससे ऊपर से भी सिर्फ यही काम कर रहे होते हैं। तो आप सोच
सोच सकते हो कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस होता होगा और वो कितनी समझदारी से हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि पैसा हमारा है तो उन्हें समझदारी दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने उन्हें हायर कर रखा होता है जिनके पास अथाह अमाउंट होता है और वो उन्हें पे कर रहे होते हैं। यहाँ तक एक एक एक्सपर्ट के पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो भाई साहब, हजारों करोड़ रुपए है वो कोई चूरन नहीं है कि कंपनी ऐसे ही किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को दे देगी और कहेगी चाट जाओ। कंपनी खुद से ही ऐसे एक्सपीरियंस्ड बंदे को हायर करती है जिसका पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो और उसने काफी अच्छे अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए हो, काफी समय से वो शेयर मार्केट में ही काम कर रहा हो, सर्टिफाइड हो, पहले भी हजारों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट कर चुका हो, वगैरह वगैरह। तब जाकर कोई कंपनी किसी एक्सपर्ट को अपने पास हायर करती है, क्योंकि उससे भी भाई प्रॉफिट चाहिए। ऐसे ही उन्होंने कंपनी नहीं खोल रखी है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगली एक बात और जो हो सकती है वो ये कि कल को कोई बंदा अगर ये कह दे कि नहीं भाई, कल ही रात मुझे दादाजी का सपना आया था और वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा कल के कल MRF का शेयर बढ़ने वाला है, तो तू कुछ मत कर, सिर्फ 100 शेयर खरीद के अपने पास रख ले, देखना ऐसी तगड़ी ग्रोथ मिलेगी कि भाई तू मोटा पैसा छापेगा। अब चलो दादाजी की बात थी, उन्होंने कह दिया और हम कहते हैं चलो अच्छा तगड़ा मूव आने भी वाला होगा। पर रुको जरा, MRF का एक शेयर आज की डेट में 1,07,000 रुपए का है। दादाजी तो कह के चले गए कि 100 शेयर खरीद लेना, पर भाई साहब अपने पास तो MRF का एक टायर खरीदने का भी पैसा नहीं है, तो उसके 100 शेयर जो कि 1 करोड़ से भी ऊपर के आएंगे वो कहाँ से खरीदेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई इसका नाम है म्यूचुअल फंड, मतलब शेयरिंग। कोई बोलता है कि भाई मेरे पास तो एक शेयर खरीदने का भी पैसा नहीं है और मैं तो सिर्फ मंथली 500 रुपए ही दे सकता हूँ। कोई बोलेगा कि मैं 1000 दे सकता हूँ, कोई बोलेगा मैं 200 दे सकता हूँ, कोई होगा जो 10,000 भी दे रहा होगा, कोई 5,000 भी दे रहा होगा, कोई फिर से 500 दे रहा होगा। तो इन सभी लोगों का पैसा कलेक्ट किया जाता है, जिससे एक्सपर्ट के पास इतना पैसा हो जाता है कि 100 क्या वो 1000 या हजारों शेयर्स खरीद सकता है। बस खाली थोड़ा सा अंतर इतना होगा कि वो अपने दादाजी की बात नहीं मानेगा, वो अपनी एनालिसिस, अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही इन्वेस्ट करेगा। चाहे उस शेयर में ग्रोथ हो रही हो या किसी और शेयर में, उसे सिर्फ ग्रोथ से मतलब है। फिर जितना भी रिटर्न निकल कर आएगा वो उन हिस्सों में लोगों को बांट दिया जाएगा जिन हिस्सों में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। खैर, अब आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस एक चीज जो फंस रही है वो ये कि आप ये कह सकते हो कि भाई साहब आपने बताया कि लोग सालों से इसी में घुसे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कोई बंदा ऐसा निकल के आ जाए जो 40-50 सालों से इसी में घुसा हुआ हो और किसी दिन उसकी बुद्धि सटक जाए और वो सारा पैसा एक जगह ले जाकर डुबा ना दे। तो ये समझना भी बहुत आसान है, पर उसके पहले आपको ये समझना होगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कहाँ करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो बहुत तरह के होते हैं, पर आपके लिए सुटेबल और बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा जो आपकी सारी जरूरतों को फुलफिल कर दें। तो चलो पहले ये समझते हैं, इसके बाद आपको सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। म्यूचुअल फंड मेनली 3 तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मेनली जिसमें लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो 3 तरह के हैं। पहला है इक्विटी फंड, जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है। दूसरा है डेप्ट फंड, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट या तो प्राइवेट कंपनीज को डेप्ट में दी जाती है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में दी जाती है, जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर रिस्क कम होता है वहाँ पर रिवॉर्ड भी कम ही होता है, जैसे कि डेप्ट फंड में जहाँ पर आपका रिस्क कम है पर रिवॉर्ड भी काफी कम मिलता है। और तीसरा आता है हाइब्रिड फंड, जो कि इक्विटी और डेप्ट दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब इसमें आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें रिस्क डेप्ट फंड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर हाँ उसी तरह से प्रॉफिट भी थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। अब अगर बात करें इक्विटी फंड की, तो ये भी मेनली 6 टाइप के होते हैं और इनमें ही मोस्टली लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि डेप्ट फंड में नहीं करते हैं, पर बहुत कम लोग, जितना मैं जानता हूँ मोस्टली लोग अपने पैसों को इन्हीं इक्विटी फंड के 6 अलग अलग टाइप में इन्वेस्ट करते हैं और यहीं पर मिलेगा आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो चलिए फटाफट हम इन 6 टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है इंडेक्स फंड, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। दूसरा आता है लार्ज कैप फंड, जिसके अंदर अपनी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को रखा जाता है। फिर आता है मिड कैप फंड, जिसके अंदर अपनी इंडिया की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज को रखा जाता है। और फिर आता है स्मॉल कैप फंड, जिसके अंदर टॉप 250 कंपनीज को छोड़कर बाकी कंपनीज को रखा जाता है। फिफ्थ टाइप होता है मल्टी कैप फंड, जिसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि उसके अंदर लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड तीनों को इंक्लूड करके इन्वेस्टमेंट की जाती है। और फिर आखिर में आता है फ्लेक्सी कैप फंड। अब मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में कुछ खास अंतर नहीं है,
बस इसके बीच सिर्फ एक अंतर होता है कि मल्टी कैप फंड में जो इन्वेस्टर होता है यानी जो एक्सपर्ट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि उसे कम से कम नहीं कुछ तो 25% कैपिटल तो हर एक फंड में डालनी ही पड़ेगी। मतलब अगर उसे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप फंड इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो चाह करके भी सारी कैपिटल उस पर नहीं डाल सकता। वो मैक्सिमम कैपिटल 50% की ही डाल सकता है, क्योंकि बाकी के 25-25 उसे लार्ज और स्मॉल में भी डालने पड़ेंगे। इसका एक फायदा ये भी होता है कि मान लो उसकी प्रेडिक्शन गलत निकल जाए और मिड कैप फंड अच्छा ना परफॉर्म करे तो सारा लॉस आपको नहीं झेलना पड़ेगा। जो अच्छे रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप और लार्ज कैप से मिलेंगे कम से कम वो तो आपके पास सेफ रहेंगे। पर इसी के अपोजिट फ्लेक्सी कैप फंड है जिसके एक्सपर्ट को एएमसी कंपनी वाले बिल्कुल अपने दामाद के जैसा ट्रीट करते हैं कि बाबू तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जहां मन करे वहां इन्वेस्ट करो, बस खाली रिटर्न अच्छे लेकर के आना, बाकी तुम्हारा जैसा मन कर रहा है तुम वैसा करो। इसका एक फायदा ये होता है कि जब एक्सपर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो वो खुल करके अपनी स्किल्स को यूज कर पाता है और अपनी सारी नॉलेज को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाता है। और इसी वजह से आज की डेट में मोस्टली लोगों को फ्लेक्सी कैप फंड ही पसंद आते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा होता है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट की सारी डिटेल चेक करता है, उसका एक्सपीरियंस भी देखता है और उसके पास्ट में आए हुए रिटर्न्स भी देखता है। अगर एक्सपर्ट वही है, उसकी स्ट्रेटेजीज वही है और पास्ट के रिटर्न भी अच्छे रहे हैं तो प्रॉब्लम किस बात की। इसलिए मोस्टली लोग आजकल फ्लेक्सी कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। खैर, इतना ज्ञान आपके लिए काफी है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा, मैं कैसे पता करूं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो इसके लिए भी आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से 2 क्वेश्चन पूछो। पहला कि आप कितना रिस्क झेल सकते हो, यानी आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, और दूसरा ये कि आप कितना टाइम दे सकते हो। देखिए, अभी मैंने आपको बताना भी नहीं स्टार्ट किया है कि आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, पर उसके पहले ही मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज कुछ टाइम लेकर चलिएगा। अगर आप स्पेशली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छा रिटर्न आपको वापस मिले, तो इसके लिए आपको 1 साल या 2 साल या 3 साल नहीं पूरे पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ इतना सही टाइम लेकर चल रहे हो तो आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी हैं कि अगर आपका अमाउंट काफी अच्छा खासा है तो आप एक दिन में ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो, पर वहां पर आपको रिटर्न से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर आप कम टाइम दे रहे हो, रिस्क भी कम ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिटर्न भी कम ही मिलेंगे। पर मेरी मानो तो अगर आप म्यूचुअल फंड पर आ रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा टाइम लेकर आओ, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब ही यही है कि आप इन्वेस्ट करने के बाद उससे भूल जाओ और उससे अच्छे से टाइम दो ग्रो होने का, ताकि आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं उन्हें आप पूरा कर सको। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड का बहुत सिंपल है भाई, इंडेक्स फंड हमेशा ही ग्रो करता है अगर कंट्री ग्रोइंग है तो, जैसे कि अपना इंडिया। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडेक्स फंड भी ग्रो ही करेगा। पर यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं चलता भाई। पर ये रिस्क काफी ज्यादा रेयर होता है। जैसे मान लो कोई क्राइसिस आ जाती है या फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे देश को बहुत बड़ा लॉस होगा, जैसे कि मान लो वर्ल्ड वॉर 3। तो ऐसे में अगर देश की इकोनॉमी गिरेगी तो इंडेक्स भी जरूर गिरेगा, जैसे कि कोरोना काल में हुआ था। पर अगर हम इसे भी टाइम देते हैं और लॉन्ग टर्म का इंतजार कर लेते हैं तो ये भी आपको तगड़े रिटर्न निकाल कर देता है। जैसे कि कोरोना काल में जो इम्पेशेंट लोग थे वो दिन पर दिन गिरते हुए इंडेक्स को देखकर डर रहे थे और उन्होंने एक टाइम के बाद अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल ली, और कुछ ने तो लॉस में भी निकाली होगी, क्योंकि उनका सब्र खत्म हो गया था और वो आगे और टाइम नहीं दे पा रहे थे। पर दूसरी तरफ जिन लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया तो उन्होंने काफी तगड़ा रिटर्न निकाला था, क्योंकि निफ्टी 50 के पिछले 5 सालों का ग्राफ आप देख सकते हो, जिसमें आपको 60% की रिटर्न मिली है। और जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, ये रिटर्न फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़कर ही मिलेगी। तो अब अगर बात करें लार्ज कैप फंड की, तो इन्हें आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये क्लास के टॉपर होते हैं। मतलब ये ज्यादा घबराते नहीं है और अक्सर शांत ही रहते हैं। इट मीन्स इनमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होती है, पर हाँ समय के साथ ग्रो करते रहते हैं। अब आप बोलोगे कि शिवाय बाबू आप तो बड़ी तगड़ी स्कीम बता दी है, मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो रिस्क किस बात का। भाई साहब ये कंपनीज तो पहले से ही जमी हुई हैं, और हाँ बात भी सही है, ये कंपनीज तो पहले से ही जमी हुई है, इसी वजह से इनमें वॉलेटिलिटी कम होती है और एक तगड़ा रिटर्न पाने के लिए हमें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। पर हाँ ये अच्छी बात है कि रिलायंस जैसी जमी हुई कंपनी में ये सोचना कि कल को कुछ बड़ा हो जाएगा और नुकसान आ जाएगा, ये आज के टाइम पर होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा होने का कोई आसार दिखता नहीं। पर प्रॉब्लम यही है कि हाँ यहाँ पर स्टेबिलिटी तो है,
पर रिटर्न भी थोड़े कम ही मिलते हैं। इसलिए अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज्यादा रुकना ही पड़ेगा। 3 साल मैंने बहुत कम बता दिया है अगर कोई इमरजेंसी है तो, वरना 5 साल या उससे ज्यादा तो आपको रुकना ही चाहिए। अब अगर बात करें मिड कैप फंड की, तो ये क्लास के मिडिल वेंचर की तरह होते हैं। मतलब हाँ, वॉलेटिलिटी भी दिखाएंगे, मतलब शरारत भी करेंगे, पर पढ़ाई भी करते हैं, यानी ग्रोथ भी दिखाएंगे। मोस्टली इसमें वो सारी कंपनीज होती हैं जो कि स्टेब्लिश हो चुकी हैं, पर हाँ ग्रोइंग फेज में होती हैं। इसलिए इसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में नहीं लेना पड़ रहा था, उसमें भी लेना पड़ता है, पर इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से इसमें आपको रिटर्न भी लार्ज कैप से ज्यादा मिलेंगे, पर ऑब्वियस सी बात है कि आपको टाइम भी देना पड़ेगा। इसके लिए भी आप 5 साल या उससे ज्यादा का टाइम लेकर चलिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न देखने मिलेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या पता आपको आपका PNL रेड में दिखाई दे, मतलब लॉस में। पर अगर आप टाइम देखते हैं तो आपका वो लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट भी कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर 5 साल या उससे ज्यादा का विजन है आपका और थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है तो आप मिड कैप के साथ जा सकते हैं। तो आप मिड कैप के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में, और इन्हें आप अपनी क्लास के बैक बेंचर से रिलेट कर सकते हो। जैसे उनके पास ज्ञान थोड़ा सा कम होता था, वैसे ही इनके पास भी कैपिटल थोड़ी कम होती है। पर हाँ, अगर बैक बेंचर बोला है तो भाई साहब ये ऐसी क्षमता भी रखते हैं कि कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, और लार्ज कैप खुद इनको देख करके एक पल के लिए शॉक रह जाएगा। क्योंकि अगर रिटर्न्स की बात करें तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड में ही देखने मिलते हैं। पर बताए ना कि ये बैक बेंचर्स हैं, सन की दिमाग के होते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं, रिस्क भी हो सकता है और क्या पता बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आप भरोसा कर सकते हो टीचर पर, यानी एक्सपर्ट पर। उसे अच्छे से पता होगा कि कौन सा बैक बेंचर कब कैसा परफॉर्म करेगा, तो वो उसी हिसाब से उसे पिक करेगा। अगर टीचर अच्छा है यानी एक्सपर्ट अच्छा है तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और रिटर्न काफी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। पर अगर आप बिगिनर हो तो हम कभी भी आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको सीखना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। तो खैर, अगर बात करें स्मॉल कैप फंड के रिस्क एपेटाइट, रिटर्न और टाइम की, तो इसमें आपको रिस्क एपेटाइट काफी तगड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा लॉस भी हो सकता है। पर रिटर्न की बात करें तो ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न भी दे सकते हैं, लाइक 45%, 50%, 55%, 70%, मतलब कोई भरोसा नहीं, ये कितना भी ऊपर जा सकते हैं। पर हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट अच्छे से अच्छा हो, तो इसके लिए आपको कम से कम इन्हें 7 साल तो देना पड़ेगा। अगर आपका विजन 7 सालों से कम का है तो प्लीज स्मॉल कैप से दूर ही रहिएगा, क्योंकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। पर हाँ, अगर आपसे ये टाइम ले रहे हैं तो रिटर्न भी ऐसा देंगे जो आपने सोची ना होगी। तो अब अगर बात करें मल्टी कैप फंड की, तो ये पूरी तरह से टीचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मॉनिटर रखने हैं। यानी लार्ज कैप फंड भी लेना है, मिड कैप फंड भी लेना है और स्मॉल कैप फंड भी लेना है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। पर हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मल्टी कैप फंड में एक्सपर्ट पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसे मिनिमम 25% तो एक फंड में डालना ही पड़ेगा। इस वजह से वो अपनी स्किल अच्छे से नहीं दिखा पाता है। पर हाँ, इसका कुछ पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। इस वजह से अगर आप इसमें रिटर्न की उम्मीद रख रहे हो तो हाँ, आपको 3 से 5 साल या उससे ज्यादा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहा है तो नहीं कुछ तो वो 25 तो स्मॉल कैप में भी डालेगा और 25 मिड कैप में भी डालेगा। तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेकर चलना पड़ेगा। पर हाँ, रिटर्न भी आपको काफी अच्छे मिलते हैं। अब लास्ट में आता है फ्लेक्सी कैप, जिसके बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल उस टीचर को बिल्कुल दामाद के जैसा ट्रीट करता है कि बाबू, तुम्हारा जो कुछ करे का मन हो सब करो, हमें किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ रिटर्न अच्छे निकाल कर देना। तो ऐसे में टीचर भी अपनी पूरी मेहनत से जुट जाता है कि वो कौन से एक अच्छे बंदे को या फिर कौन से 2 अच्छे बंदे को या 3 अच्छे बंदे को निकाले और उन्हें मॉनिटर बनाए, क्योंकि यहाँ पर इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो 2 दिन के लिए किसी अच्छे बंदे को उठा सकता है, क्या पता 2 दिन के बाद किसी दूसरे अच्छे बंदे को उठा ले, या फिर 1 हफ्ते के बाद तीनों लोगों को मॉनिटर बना दे। तो ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। जहाँ पर एक्सपर्ट को ज्यादा फायदा समझ में आएगा वो वहाँ पर स्विच कर सकता है। इस बात की फ्रीडम उसे फ्लेक्सी कैप में मिलती है। इसलिए इसमें भी आपको रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज्यादा ही रखना पड़ेगा और इसके लिए टाइम आपको कम से कम 6 साल तो देना ही चाहिए। इसके बाद आप काफी अच्छे रिटर्न की उम्मीद रख सकते हो। खैर, म्यूचुअल फंड देने के लिए भी बहुत सारी एएमसी कंपनीज होती है। अब आपको कौन सी चूज करनी है और कौन सी बेस्ट रहेगी ये भी हम आपको बताएंगे,
पर उससे पहले एक बार चलो समराइज कर लेते हैं जो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना सबसे बड़ा सरदर्दी का काम है। देखो सिंपल सी बात है, इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने मिलेंगे। अगर आपको भी ये लगता है कि हाँ भाई इंडिया आज ग्रो कर रहा है, आगे भी ग्रो करता रहेगा। लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 5 सालों से ऊपर का समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी कम वॉलेटाइल होते हैं, पर हाँ ग्रोथ जरूर दिखाएंगे लेकिन थोड़े लंबे समय के बाद। मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेकर चलना पड़ेगा, पर हाँ लार्ज कैप से आपको ज्यादा रिटर्न भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका रिस्क भी काफी कम ही होता है स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। तो अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको 5 साल से ज्यादा लेकर चलना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो कम से कम 7 साल तो आपको लेकर ही चलना चाहिए। इससे ज्यादा किया तो और अच्छी बात, पर इससे कम नहीं है। अगर आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको नहीं कुछ तो 6 साल या उससे ज्यादा लेकर चलना चाहिए। और अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप के बारे में। अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और आप 6 से 7 साल देना चाहते हो तो आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको फ्लेक्सी कैप में ज्यादा अच्छे रिटर्न देखने मिल सकते हैं मल्टी कैप के कंपैरिजन में, ऐसा मुझे लगता है, पर फ्यूचर किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया है, इसलिए प्लीज एक बार अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि कौन सी ईएमसी कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगी म्यूचुअल फंड पिक करने के लिए। किसी भी ईएमसी कंपनी का म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको ये 4 चीजें जरूर देखनी है, ये फ्यूचर में आपके लाखों रुपए बचा सकती हैं। सबसे पहला, म्यूचुअल फंड प्लान का टाइप। सभी ईएमसी कंपनी के 2 तरह के प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है, जितने भी पैसों का आपने म्यूचुअल फंड कराया होता है वो मंथली आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। पर दूसरी तरफ रेगुलर प्लान में एक ब्रोकर या एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक दलाल बोल लो, वो होता है जो मंथली आपसे आपके म्यूचुअल फंड के पैसे लेता है, इसमें उसकी कमीशन भी ऐड होती है, इसलिए जनरली आपको डायरेक्ट प्लान से रेगुलर प्लान थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको देखनी है कि आपको अपने प्लान के लिए कितना एक्सपेंस रेशियो पे करना है। दोस्तों ये जो कंपनीज हैं इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं, पूरा मेंटेनेंस देख रही हैं, तो इसके बदले वो आपसे छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती हैं, जो कि 0.5% से 2.5% के बीच होता है। मतलब अगर मानकर चलें कि आपकी पॉलिसी का एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 99 रुपीज ही आपके म्यूचुअल फंड में जाएगा। 1 रुपए वो कंपनी अपने पास रख लेगी एज अ एक्सपेंस रेशियो, जिसके बदले में वो आपका मेंटेनेंस देखेगी, आपके लिए एक एक्सपर्ट हायर करेगी और बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगी। अगर आप किसी पॉलिसी को चूज करने जा रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि आपका एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 1.5 के बीच में ही हो। 1.5 से ऊपर कभी भी पे मत करना, ये स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगी, पर लॉन्ग टर्म में आपके काफी सारे पैसे वेस्ट होने से बच जाएंगे अगर आप ये चीज पहले ही चूज कर लोगे। तीसरी चीज जो आपको देखनी है कि आपको फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से पता करना है, उसका पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसे कितने समय का एक्सपीरियंस है और कितना सारा पैसा वो पहले मैनेज कर चुका है। अगर इन सभी चीजों में वो मैनेजर खरा उतरता है तो आप अपने रिस्क को लेकर थोड़ी सी कम चिंता कर सकते हो, पर अगर वो फंड मैनेजर अच्छा नहीं हुआ तो आपके लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मैनेजर के बारे में जानना कोई बड़ा हवा नहीं है, आप पॉलिसी लेने से पहले ही मैनेजर के बारे में सब कुछ चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज आपको देखनी है वो है उस पॉलिसी का एग्जिट लोड कितना है। दोस्तों हर एक प्लान की एक टाइमिंग होती है कि इतने से इतने समय के बीच आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। मीन्स अगर उन्होंने कह दिया है कि आपके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने के 1 साल के पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टिंग एक लंबे पीरियड का गेम है, इसलिए 1 साल जैसे छोटे पीरियड में अपना पैसा निकाल लेना ये कहीं से भी होशियारी नहीं होगी। पर महादेव ना करें किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसे पैसे निकालने ही पड़ेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जिट लोड अगर कम से कम होगा तो आपको बहुत कम पेनल्टी देनी पड़ेगी, बजाय इसके कि अगर आपकी पॉलिसी का एग्जिट लोड बहुत ज्यादा है तो आपको काफी ज्यादा पैसे पेनल्टी के रूप में देने पड़ जाएंगे। इसलिए पॉलिसी लेने के पहले ही चेक कर लें कि उस पॉलिसी का एग्जिट लोड कम से कम हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो बस आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो अब चलिए लास्ट में एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आपको कैसे लेना है। पर म्यूचुअल फंड लेने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए।
जो कि आप फ्री में ओपन कर सकते हो अपस्टॉक्स या एंजल वन में, जिनके अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज़ेरोधा में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पर फिलहाल मैं आपके सामने स्क्रीन में अपस्टॉक्स को ओपन करता हूँ और मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। तो मेरे अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट खुल चुका है और मैं क्लिक करूंगा म्यूचुअल फंड पर, जहाँ पर आपके सामने बहुत सारे स्कीम्स निकल कर आ जाएंगे। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं स्मॉल कैप में चला जाता हूं और यहाँ पे जाने के बाद ये HDFC वाली स्कीम को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही आप स्कीम के अंदर जाओगे, इसके अंदर के सारे फंडामेंटल्स आपको दिखने लगेंगे और जैसी रिसर्च मैंने आपको करने के लिए बोली थी वो सारी आप यहाँ पर कर सकते हो। इसका एग्जिट लोड भी आप देख सकते हो कि 1 ईयर के अंडर में अगर आप सोल्ड करते हो तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद करते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि आपका फंड कहाँ जाएगा। लिखा है 77 स्टॉक्स और 8 सेक्टर में। आप अच्छे से चेक भी कर सकते हो कि कहां कहां पर आपका फंड जाने वाला है। अगर आप कंफर्टेबल हो तभी आप इस पॉलिसी को लो, वरना छोड़ दो। इसके अलावा आप इसकी रेटिंग भी चेक कर सकते हो। इसके बाद इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। इसके लॉन्च की डेट, बाकी जितना भी डेटा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कंपेयर भी कर सकते हो कि इस फंड में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, गोल्ड में आपको कितना रिटर्न मिलेगा और लास्ट में FD में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये सब आप इसमें चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप गूगल करके भी HDFC स्मॉल कैप फंड के मैनेजर के बारे में सर्च कर सकते हो और उनकी पूरी पास्ट हिस्ट्री, उनका एक्सपीरियंस और जितना रिटर्न उन्होंने दिया है, ये सब कुछ आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही पॉलिसी को बाई कीजिएगा। अब एक पल के लिए चलिए हम मान लेते हैं कि हम इस स्मॉल कैप फंड को बाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप नीचे ऑप्शन देख सकते हो, एक है वन टाइम का, जिसमें आपको वन टाइम पेमेंट करनी है अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो, और दूसरा है SIP का, जिसमें आपको मंथली पर थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट करनी है। हम सिंपली SIP पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद आप कस्टम पर क्लिक करके मंथली कितना रुपया पे करना चाहते हो वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बाद बस आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पर उससे पहले यहाँ पर आपको डेट जरूर सेलेक्ट कर लेनी है कि पर मंथ आपके बैंक अकाउंट से जितना भी आपने डिटेल यहाँ पर डाली है उतना पैसा अपने आप ही कट जाए और आपकी SIP में जाकर जुड़ जाए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये डेट आप अपनी सैलरी के क्रेडिट होने के 1-2 दिन के आसपास से रखिएगा, क्योंकि तभी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, वरना मंथ एंड के टाइम पर भाई कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ठीक है, बस आपने सब कुछ सेटअप कर लिया है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपकी सक्सेसफुली SIP स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पर उससे पहले प्लीज हमारी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा वीडियो को एक लाइक करके, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत की है आपके लिए सारी डिटेल्स बिल्कुल आसान और सिंपल वे में समझाने के लिए। तो इसके बदले अगर आपको लगता है कि हम 1 लाइक डिजर्व करते हैं तो प्लीज वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अवेयरनेस हो कि म्यूचुअल फंड को लेकर जितना वो रिस्क समझते हैं इतना है नहीं। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें इस चीज के बारे में अवेयर करें। और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग वीडियोस के लिए और इजी मनी बनाने के तरीकों के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद CY को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।